नमस्कार। 5 बज चुके हैं और हम सुई के निर्देश के अनुसार आज फिर आपसे जुड़ गए हैं। वाणी डिजिटल की शिक्षा श्रृंखला में आज 11वें दिन हिंदी साहित्य का इतिहास अध्ययन की नई दृष्टि श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज 11वां व्याख्यान है और हिंदी आलोचना, विचार और विमर्श पर हमारे साथ काशी हिंदू विश्वविद्यालय से डॉक्टर राजकुमार जुड़े हैं। डॉक्टर राजकुमार वहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ही हिंदी विभाग से जुड़े हुए हैं और वहाँ पढ़ाते हैं। एक बात आपसे साझा करना चाहती हूँ। हमें मीडिया में हमारे मित्रों की ओर से बहुत सहयोग मिल रहा है और बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है इस पूरी श्रृंखला के लिए। इसका पूरा श्रेय आप सभी को जाता है। आप सभी ने जिस तरह हमारे साथ जुड़कर यह साबित किया कि किसी भी स्थायी संवाद के लिए विवाद की जरूरत नहीं होती और गंभीर विचारों के आदान प्रदान के लिए डिजिटल माध्यम हो या व्यक्तिगत माध्यम, यदि सभी लोग एक ही पन्ने पर एक साथ हों तो संवाद कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। इसी गंभीरता को आगे ले जाते हुए आज मैं डॉक्टर राजकुमार को आपके साथ जोड़ने जा रही हूँ। साथ ही है मेरे साथ स्टूडियो में इस श्रृंखला के प्रधान संपादक डॉक्टर प्रभाकर सिंह जी, जो कि हर रोज की तरह वक्तव्य के अंत में विचारक के साथ आप सभी के सवाल लेकर उनसे बातचीत करेंगे और उनसे क्लोजिंग रिमार्क्स देंगे। तो आप सभी जुड़ रहे हैं, आपका बहुत आभार। और अब डॉक्टर राजकुमार आप सभी के समक्ष। धन्यवाद। धन्यवाद अदिति जी, और प्रभाकर जी को भी धन्यवाद कि उन्होंने इतने अच्छे विषय की परिकल्पना की कि साहित्य के इतिहास की अध्ययन की नई दृष्टियां क्या हो सकती हैं, इसके बारे में विचार किया जाए। ये जरूरी विषय है। और प्रभाकर जी के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अदिति जी भी धन्यवाद की पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने प्रभाकर जी की इस परिकल्पना के महत्व को समझा और इस तरह से ये श्रृंखला संभव हुई। मित्रों, साथियों और विद्यार्थियों, आज मैं हिंदी आलोचना के इतिहास के बारे में आपसे कुछ बात करूंगा। और शायद ये कहना भी उचित नहीं होगा कि मैं सिर्फ हिंदी आलोचना के इतिहास के बारे में आपसे बात करूंगा। सच तो ये है कि हिंदी आलोचना के बहाने आधुनिक हिंदी साहित्य की आज तक की जो यात्रा रही है उसके बारे में आपसे बात करूंगा। जब मैं साहित्य की बात करता हूं तो उसमें आलोचना भी शामिल होती है। साहित्य को आलोचना से अलग करके मैं नहीं देखता हूं। और अगर हिंदी के आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास को आप देखें तो लगभग 150 वर्षों का इतिहास है। मोटे तौर पर माना जाता है कि भारतेंदु के साथ आधुनिक युग की शुरुआत होती है। यद्यपि अब बहुत सारे इतिहासकार और साहित्य के अध्येता इस तर्क से सहमत नहीं है। जो लोग ये मानते हैं कि आधुनिक हिंदी साहित्य की शुरुआत भारतेंदु युग से पहले हो जाती है, उनमें एक नाम जो विगत वर्षों में बहुत चर्चित हुआ वो एडिसन बुश का है, जो अमेरिका में रहते हुए हिंदी साहित्य की गंभीर अध्येता थी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनका निधन हो गया, लेकिन उनका कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। एडिसन बुश का भी ये कहना था कि आधुनिक हिंदी साहित्य की शुरुआत भारतेंदु के साथ मानना बहुत सही नहीं है, और इसके लिए उन्होंने तर्क दिए। लेकिन समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए
उस विस्तार में जाना फिलहाल संभव नहीं है। मैं सिर्फ इस बात की ओर संकेत कर दूं कि एल्सन बुश से पहले कुछ ऐसी ही बातें रामविलास शर्मा कह चुके थे, लिख चुके थे। और इधर जिन इतिहासकारों को रिविजनिस्ट हिस्टोरियंस कहा जाता है, जो भारत के इतिहास को भारत की दृष्टि से, औपनिवेशिक दृष्टि से बाहर निकलकर भारत के इतिहास को, भारत के सांस्कृतिक इतिहास को लिखने का उद्यम कर रहे हैं, वो भी ये मानते हैं कि आधुनिक हिंदी साहित्य की शुरुआत भारतीय युग से मानना सही नहीं है। लेकिन ये एक लंबा और जटिल विषय है, और उसमें उलझ गए तो फिर मूल विषय पर हम लोग शायद समय से वापस ना आ पाए। इसलिए इस विस्तार में मैं नहीं जाता हूँ। मैं सूत्र रूप में प्रारंभ में आपको बता दूं कि जिसे मोटे तौर पर माना जाता है कि आधुनिक हिंदी साहित्य है, और जिसकी शुरुआत, जैसा कि मैंने कहा, कि भारतीय युग के साथ मानी जाती है, और उसके साथ हिंदी साहित्य और आलोचना का जो रूप आगे विकसित होता है वो क्या है और उसका महत्व क्या है, और आज हम जिस दौर में हैं यहाँ क्या उस यात्रा पर, यानी लगभग 150 वर्षों की हिंदी साहित्य की यात्रा पर नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है या नहीं। मित्रों, ये द्रष्टव्य है कि जिन विचारधाराओं का 20वीं शताब्दी पर बहुत गहरा प्रभाव रहा, जिन विचारधाराओं ने साहित्य और कला को अपने ढंग से एक नया रूप दिया, अनुशासित और नियंत्रित किया, वो सारी विचारधाराएं 19वीं सदी में पैदा हुई थी। उन सभी विचारधाराओं का उनका वंश वृक्ष आधुनिकता से जुड़ता है। अगर ज्यादा साफ शब्दों में मैं कहूं तो पश्चिम की आधुनिकता से जुड़ता है, और पश्चिम की आधुनिकता का विचार जब भारत में 19वीं सदी में आता है, उसके साथ बहुत व्यापक परिवर्तन घटित होते हैं। चिंतन में भी, साहित्य के स्वरूप में भी, साहित्य की भूमिका में भी, और साहित्य और समाज के संबंध में। अब यहाँ पर ये विचारणीय विषय है कि अंग्रेजी शिक्षा के साथ, अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत के साथ 19वीं सदी में जो नए विचारों का उन्मेष होता है वो क्या है, और उन्होंने साहित्य और कलाओं की, और साहित्य और समाज की, और उनके पारस्परिक संबंध की पहले से चली आ रही अवधारणा को किस रूप में बदला। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि आज 21वीं सदी में साहित्य के क्षेत्र में, विचारधाराओं के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, और तमाम दूसरे अनुशासनों के क्षेत्र में जो कुछ भी हो रहा है उसका बीज 19वीं सदी में पड़ गया। मेरे कहने का आशय ये नहीं है कि 19वीं सदी में जो बीज पड़ा वो बिना किसी अनुशासन के, बिना किसी निर्देश के उसी रूप में आगे बढ़ता रहा। क्योंकि कोई बीज वृक्ष के रूप में कैसे परिवर्तित होगा, ये बहुत कुछ
आगे आने वाली पीढ़ियों पर निर्भर करता है। तो उसको वो क्या स्वरूप देते हैं और उसके स्वरूप में क्या बदलाव करते हैं। तो जिसे एक तरह से एक सिंहावलोकन या पुनरावलोकन कहा जाए। मैं हिंदी साहित्य और आलोचना के 150 वर्षों के इतिहास का एक पुनरावलोकन आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। और स्वाभाविक है कि केवल कुछ स्थूल रेखाएं भी मैं खींच सकता हूँ। 1 घंटे की अवधि में उसके विस्तार में जाना तो संभव नहीं। फिर भी मैं कोशिश ये करूंगा कि इन 150 वर्षों के हिंदी साहित्य और आलोचना के इतिहास की जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं और प्रकारांतर से जो सबसे बुनियादी समस्याएं और चुनौतियां हैं, उनकी एक झलक आपके सामने पेश कर। जैसा कि मैंने कहा कि 19वीं सदी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत के साथ भारत के जनमानस में एक गुणात्मक बदलाव आता है, जिसे अंग्रेजी में पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं। प्रतिमान का बदल जाना कुछ वैसा घटित होता है कि साहित्य और संस्कृति की, साहित्य और समाज की हमारी जो पहले से चली आ रही समझ वो अचानक बदल जाती है और इतनी तेजी से और इतने गुणात्मक रूप से बदलती है कि सहसा विश्वास नहीं होता कि कैसे इतने कम समय में इतना बड़ा बदलाव घटित हो गया। जैसे मैं 2 बातों की तरफ आपका ध्यान इस प्रसंग में ले जाना चाहता हूँ। 19वीं सदी में साहित्य में घटित होने वाले परिवर्तनों की चर्चा के प्रसंग में एक तो ये कि 19वीं सदी में न केवल हिंदी में बल्कि समूचे भारत में का साहित्य लिखा गया और जिन लोगों ने ये साहित्य लिखा वो सब के सब किसी न किसी रूप में अंग्रेजी जानने वाले लोग। कोई ऐसा उल्लेखनीय रचनाकार साहित्यकार आपको 19वीं सदी का नहीं मिलेगा जिसकी एक रचनाकार के रूप में प्रतिष्ठा हो लेकिन जिसको अंग्रेजी का ज्ञान ना हो। अब ये हो सकता है कि कुछ लोग सीधे सीधे अंग्रेजी ना जाने, लेकिन बहुत सारी बातें उस माहौल में आ जाती हैं और उस माहौल के द्वारा हम उन चीजों को ग्रहण कर लेते हैं। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में कहा जाता है कि उनको अंग्रेजी नहीं आती थी, लेकिन इसके बावजूद उस दौर में अंग्रेजी के माध्यम से जो ज्ञान भारत में आ रहा था उस माहौल में फैल चुका था। इसलिए अंग्रेजी न जानने के बावजूद दयानंद सरस्वती पश्चिम के ज्ञान से, ईसाई परंपरा से किसी न किसी रूप में परिचित हो जाते हैं और एक तरह से उसका जवाब या विकल्प खोजने की वो कोशिश करते हैं। इसलिए ये नहीं समझना चाहिए कि केवल वही लोग पश्चिम की शिक्षा से, ज्ञान से प्रभावित हुए जिनको अंग्रेजी आती है। वो भी प्रभावित हुए जिनको अंग्रेजी नहीं आती थी, उन्होंने उस माहौल से उन चीजों को ग्रहण किया। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि पहली बार भारतीय सभ्यता के इतिहास में ये हुआ कि साहित्य उसे माना गया जो उन लोगों ने लिखा जिनको अंग्रेजी आती। इसका निहितार्थ ये भी है कि ऐसे लोगों द्वारा लिखित साहित्य को साहित्य के रूप में
अस्वीकार कर दिया गया, इनको अंग्रेजी और पश्चिमी ज्ञान नहीं। अब ये अकारण नहीं है कि साहित्य के रूप और साहित्य की चिंताएं पूर्ववर्ती साहित्य के रूप और चिंताओं से गुणात्मक रूप से भिन्न। इस भिन्नता का एहसास भारतीय युगीन साहित्य को ध्यान में रखते हुए हम कर सकते हैं। तो उसी के साथ एक जो तीसरी चीज घटित होती है और जिसका संबंध भी अंग्रेजी शिक्षा और विश्वविद्यालयों से है, अंग्रेजी शासन के द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों से है, कि साहित्य लिखने वाले और साहित्य को पढ़ने वाले ज्यादातर ऐसे लोग सामने आते हैं या साहित्य के रूप में उसी साहित्य को स्वीकार ही किया जाता है जो विश्वविद्यालयों से पढ़े हुए हैं। अब इसका निहितार्थ ये है कि 19वीं सदी के बाद या 19वीं सदी के उत्तरार्ध से जो साहित्य लिखा गया वो ऐसे व्यक्तियों के द्वारा लिखा गया और ऐसे व्यक्तियों के द्वारा पढ़ा गया जो आधुनिक ढंग की शिक्षा जिनको मिली थी, जिन्होंने कॉलेज में या विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त की। इसका निहितार्थ ये भी है कि साहित्य का लोकवृत्त अगर आप तुलना की दृष्टि से देखें तो बृहत्तर भारतीय समुदाय से उसका उतना जुड़ाव पहले की तुलना में घट गया और उसका दायरा पश्चिमी ढंग की शिक्षा प्राप्त करने वाले लोगों तक सीमित हो गया। तो जिसे हिंदी नवजागरण कहते हैं और जिसकी शुरुआत बांग्ला नवजागरण के विस्तार के रूप में जिसे भारतीय नवजागरण कहा जाता है, उस नवजागरण की एक विडंबना ये भी है कि उसका दायरा शिक्षित पश्चिमी ढंग की शिक्षा प्राप्त लोगों तक सीमित हो जाता है। अपवाद हो सकते हैं लेकिन वो अपवाद ही होंगे। तो ये जो साहित्य जिसे आप आधुनिक हिंदी साहित्य कहते हैं वो प्रायः उन्हीं लोगों के द्वारा लिखा गया है जो पश्चिमी शिक्षा प्राप्त थे और उन्हीं के द्वारा पढ़ा भी गया जो पश्चिमी शिक्षा प्राप्त लोग थे। ये एक बात है जिस पर मुझे लगता है कि ध्यान देना चाहिए। दूसरी जो चीज है जिसका संबंध भी इस दौर के साहित्य से है वो ये है कि, और जिसको हम भारतेंद्र के साक्ष्य पर देख सकते हैं और चिन्हित कर सकते हैं, वो ये है कि भारतीय नवजागरण या हिंदी नवजागरण का चरित्र दो मुहा है, उसमें एक दो चिट्ठापन है। उसका रुझान यदि पश्चिम की आधुनिकता की तरफ है तो साथ ही साथ उसका रुझान भारत की पूर्व परंपरा की ओर भी है। एक तरह से जिसे आप विभाजित व्यक्तित्व कहते हैं, वो विभाजित व्यक्तित्व आपको हिंदी नवजागरण का दिखाई पड़ेगा। उसमें एक खास तरह का आविकर्षण या दो चित्तापन आपको दिखाई पड़ेगा और जिसके सबसे बेहतर उदाहरण के रूप में भारतेंद्र स्वयं। अब अगर आप भारतेंद्र की गद्य रचनाओं पर ध्यान दें, उस पर पश्चिमी चिंतन का प्रभाव आपको ज्यादा दिखाई पड़ेगा। एक विशेष प्रकार की सामाजिकता से जुड़ी हुई, सामाजिक सुधार के उद्देश्य से जुड़ी हुई उनकी गद्य रचनाएं आपको मिलेंगी। लेकिन अगर आप
भारतेंदु के उस साहित्य को देखें जिसमें उन्होंने कविता लिखी है, तो आप जानते हैं ज्यादातर कविताएं ब्रजभाषा में लिखी। यद्यपि रसा नाम से उन्होंने कुछ उर्दू में और कुछ संस्कृत में भी कविताएं लिखी, और कुछ मुकरियां और कुछ कविताएं उनकी हिंदी में भी आपको मिलती हैं। मुख्य रूप से भारतेंदु ने जो कविताएं लिखी वो ब्रजभाषा में लिखी। अब ये तर्क किया जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर पुनर्विचार करना चाहिए कि भारतेंदु कविता के लिए ब्रजभाषा को क्यों नहीं छोड़ा। अब एक जवाब तो ये दिया जाता है कि खड़ी बोली में उन्होंने हाथ आजमाया, उन्हें लगा कि ब्रजभाषा में कविता लिखना तो संभव है, लेकिन खड़ी बोली में कविता ठीक से बन नहीं पाती। मुझे लगता है कि ये जवाब बहुत संतोषजनक नहीं है। संभवतः सत्य ये है कि ब्रजभाषा केवल एक भाषा नहीं, वो एक संस्कृति भी बात है, और ब्रजभाषा को छोड़ना, उस ब्रजभाषा की संस्कृति की विरासत को छोड़ना भी था। और उस दौर में तरह का निर्णय भारतेंदु या किसी और के लिए भी ले पाना बहुत मुश्किल है। और ये आप देखिए कि इस तरह की घटना, जहां एक भाषा की समूची विरासत और परंपरा को आप अस्वीकार करते हैं या अस्वीकार करने का संकल्प करते हैं, अस्वीकार तो फिर 20वीं सदी में महावीर द्विवेदी के सौजन्य से होता है उसका, ये जो अस्वीकार है ब्रजभाषा की समूची परंपरा, ये सिर्फ हिंदी में आपको दिखाई पड़ेगा। बांग्ला, मराठी, तेलुगु, कन्नड़, कहीं भी किसी भी भाषा में ऐसा आपको नहीं मिलेगा कि कथित आधुनिक युग की शुरुआत के साथ ही अपनी पूर्व परंपरा के इतने बड़े साहित्य को किसी कारण से रिजेक्ट कर दिया गया हो, अस्वीकार कर दिया गया। लेकिन ये हिंदी में होता है, इसलिए ये भी विचार करने की जरूरत है। और मैं महसूस कर रहा हूँ कि समय बहुत तेजी से निकलता जाएगा और सारी बातों पर ज़्यादा विस्तार से कह पाना मुश्किल होगा, लेकिन यहाँ पर इस बात पर जरूर ध्यान देना चाहिए कि हिंदी का जो चरित्र है, जिसको आप हिंदी कहते हैं, उसमें और दूसरे क्षेत्र की जो भाषाएं हैं उनमें बहुत अंतर है। हिंदी एक तरह से एक ऐसा नाम है जिस छतरी के नीचे कई भाषाएं रहती, या भाषाओं का समुच्चय रहता है, जिनमें आपस में निकटता इतनी है कि उनको कई बार या लंबे समय तक अलग अलग नाम ही नहीं दिया गया जाता। अब ये बताने की तो जरूरत नहीं होगी कि 17वीं सदी के बाद केशवदास के यहाँ भी ब्रजभाषा शब्द का प्रयोग नहीं है, लेकिन यह भी एक लंबा और जटिल विषय है, उसकी चर्चा भी यहाँ संभव नहीं होगी। मैं सिर्फ भारतेंदु के ब्रजभाषा में कविता लिखने के फैसले पर विचार करते हुए ये सोच रहा था कि अगर हिंदी के अतिरिक्त किसी दूसरी क्षेत्रीय भाषा में ऐसा नहीं होता, तो इसका मतलब है कि हिंदी का मतलब सिर्फ हिंदी नहीं है। हिंदी की पहचान बहुवचनात्मक है। हिंदी के अंदर बहुत सारी जनपदीय भाषाओं का भी शास्त्र है, और उनके साथ जिसे आप आधुनिक हिंदी कहते हैं, उसका संबंध कैसे बना रहे, उनके बीच संतुलन कैसे बना रहे, ये एक बड़ी चुनौती है। भारतेंदु के समय में भी थी, 20वीं सदी में भी थी, और आज भी है।
इसलिए अगर भारतेंदु ऐसा निर्णय नहीं ले पाए तो ये नहीं मानना चाहिए कि वो थोड़े कम अक्ल थे, हम लोग ज्यादा समझदार। उस संदर्भ की अगर आप जटिलता पर ध्यान देंगे तो आपको लगेगा कि कोई भी होता तो शायद ऐसे ही द्वंद्व का शिकार होता जैसे कि भारतेंदु थे। तो ये एक प्रसंग है जो हिंदी साहित्य के इतिहास को एक अलग वैशिष्ट्य प्रदान करता है भारत की दूसरी भाषाओं के इतिहास से। इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि हिंदी का और हिंदी की क्षेत्रीय भाषाओं, बोलियों या जनपदीय भाषाओं, आप जो भी आप उनका उनको जिस भी नाम से आप चिन्हित करना चाहें, उनके बीच क्या संबंध, इस पर भी नए सिरे से पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। और इसलिए मैंने कहा कि भारतेंदु युग पर और स्वयं भारतेंदु पर हमें नए सिरे से सोचना चाहिए। भारतेंदु युग के साथ एक और बड़ी महत्वपूर्ण घटना घटित होती है और जिसका संबंध साहित्य के उद्देश्य से, साहित्य की क्या भूमिका हो, साहित्य और समाज का क्या संबंध हो, इसमें भी भारतेंदु युग में एक बड़ा बदलाव आता है। और संभवतः समूची भारतीय सभ्यता के इतिहास में 19वीं सदी में ये बात सचेत रूप से साहित्य के साथ जोड़ दी जाती है कि साहित्य की सार्थकता या साहित्य का उद्देश्य और साहित्य का महत्व सामाजिक परिवर्तन में योगदान करने से है। अगर साहित्य सामाजिक परिवर्तन में अपनी भूमिका का, सहायक भूमिका का निर्वाह नहीं करता है तो फिर वो साहित्य बहुत सार्थक साहित्य नहीं है। ये साहित्य को किसी सामाजिक सुधार या किसी राष्ट्रीय मुक्ति या और किसी इसी प्रकार के आदर्श या राजनीतिक विमर्श के साथ जोड़कर देखने का जो सिलसिला है, इसकी शुरुआत भी भारतेंदु युग से हो जाती है। और ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि अगर आप उससे पहले के साहित्य को देखें, भारतेंदु युग से पहले के साहित्य को देखें, तो वहां साहित्य को किसी सामाजिक, किसी और उद्देश्य के साथ सीधे जोड़कर देखने का चलन नहीं। संबंध आप दिखा सकते हैं, लेकिन बहुत सचेत रूप से साहित्य को किसी सामाजिक या धार्मिक उद्देश्य के साथ जोड़कर उसकी सार्थकता को प्रमाणित करने का साक्ष्य ज्यादा नहीं मिलता है। ये जो साहित्य को समाज के साथ जोड़कर देखने की परंपरा है, ये एक बड़ा बदलाव है। और यहाँ पर मैं आपके सामने दो तीन बातों का संकेत करना चाहता हूँ, और जिसका संबंध भारतेंदु युग से तो है ही, उसका संबंध यूरोप के इनलाइटनमेंट से भी, ज्ञानोदय से भी है। और शायद ये चीज वहां से हमारे यहाँ आई, संक्रमित हुई है। मित्रों, आपको मालूम है कि 18वीं सदी में यूरोप में ज्ञानोदय के साथ पहली बार ये कहा गया और इस बात पर जोर दिया गया कि साहित्य और कलाओं को एक बेहतर समाज बनाने के संकल्प के साथ जुड़ना होगा। इसी से उनकी सार्थकता सिद्ध होगी, नहीं तो फिर वो निरर्थक हो जाएंगे।
बेहतर समाज बनाने का जो आदर्श, वो समाज बेहतर कैसे होगा, वो कैसे ज़्यादा संपन्न और सुखी समाज होगा, उसकी परिकल्पना और उसका सैद्धांतिक आधार तैयार करने का काम इनलाइटनमेंट के दौरान ये माना गया, यूरोपियन इनलाइटनमेंट के दौरान ये काम समाज विज्ञान या दर्शन करें, जिनको अंग्रेजी में सोशल साइंस कहा जाता है। और सोशल साइंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप जानते हैं कि 18वीं सदी विज्ञान की भी सदी है। 18वीं सदी वैसे तो उपनिवेशवाद के आरंभ की भी सदी है, लेकिन उपनिवेशवाद थोड़ा बाद में आता है, 18वीं सदी के का अंत होते होते। लेकिन विज्ञान के अभूतपूर्व विकास के रूप में तो 18वीं सदी को चिन्हित किया ही जाता है। पश्चिम में ज्ञानोदय के दौरान ये माना गया कि विज्ञान का जो ज्ञान है वो सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है, वही वास्तव में सच्चा ज्ञान है, उस पर कोई विवाद नहीं हो सकता है। वो तर्क और प्रयोग की कसौटी पर कसा जा चुका है। तो ज्ञान की जो सर्वोत्तम कैटेगरी है वो तो विज्ञान है, और दूसरे अनुशासनों को अब विज्ञान के मातहत अपने को रखना पड़ेगा और उसी के बीच से अपनी भूमिका चिन्हित और निर्धारित करनी होगी। तो विज्ञान का इतना गहरा दबाव 18वीं शताब्दी के बाद हुआ कि समाज विज्ञान ने भी, जिसको पहले समाज शास्त्र या समाज का अध्ययन करने वाले शास्त्र कहा जाता था, उन्होंने भी अपने साथ विज्ञान शब्द जोड़ दिया कि उन्हें लगा कि अगर हम अपने साथ विज्ञान नहीं जोड़ेंगे तो हमारी सार्थकता पर, हमारे महत्व पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। ये दबाव था उस दौर में, जिसका असर आपको समाज विज्ञान पर दिखाई पड़ता है। अब अगर इस ज्ञान के इस हायरार्की में, पदानुक्रम में, जहां विज्ञान सबसे ऊपर है, उसके नीचे समाज विज्ञान है, तो सहज ही उत्सुकता होती है ये जानने की कि फिर साहित्य और कलाएं कहाँ पर हैं। तो ये कहा गया, और जिसका एक बुनियादी स्रोत कांट हैं, जो ज्ञानोदय के एक बड़े दार्शनिक हैं। उन्होंने कहा कि चूंकि कला और साहित्य में आत्मपरकता, सब्जेक्टिविटी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, इसलिए कला और साहित्य से जिस प्रकार का ज्ञान मिलता है उसको ज्ञान कहा ही नहीं जा सकता। और उसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया गया, नॉन नॉलेज। ये तो नहीं कहा गया कि कला और साहित्य से कोई ज्ञान ही नहीं मिलता है, लेकिन ये जरूर कहा गया कि ये अज्ञान की श्रेणी में आते हैं, इनसे कोई ज्ञान नहीं मिलता है। तो अगर ये मान लिया जाए कि साहित्य से और कलाओं से कोई ज्ञान नहीं मिलता है, ये नॉन नॉलेज वाली कैटेगरी में आने वाली चीजें हैं, तो फिर ये बहुत स्वाभाविक हो जाता है और इस बात का दबाव बढ़ जाता है कि साहित्य और कलाओं से ये कहा जाए कि आप उन अनुशासनों के मातहत अपनी भूमिका अदा करें जो ज्ञान का दावा करते हैं। स्वाभाविक है कि इसका निहितार्थ ये हुआ कि साहित्य और कलाओं को अब समाज विज्ञान या राजनीतिक विचारधाराओं के ज्ञान के अधीन, उनके अनुशासन में और उनके निर्देश के अनुसार कार्य करना चाहिए।
क्योंकि वो स्वयं कोई अपना ज्ञान, ये एक बहुत बड़ा बदलाव साहित्य और कलाओं की दुनिया में आया, जिसका प्रभाव, जिसकी धमक आपको हमारे 19वीं सदी के साहित्य में भी दिखाई पड़ती है, 20वीं सदी के साहित्य में भी दिखाई पड़ती है, और आज जिस तरह का साहित्य लिखा जा रहा है उसमें भी दिखाई पड़ती है। अब ये बात अलग है कि साहित्य और कलाओं का स्वभाव ही कुछ ऐसा है कि वो किसी भी विचारधारा या ज्ञान के अनुशासन को एक सीमा के बाद स्वीकार नहीं करती। इसलिए ऐसा नहीं है कि 19वीं सदी के बाद अच्छा साहित्य नहीं लिखा गया है, लेकिन जो अच्छा साहित्य लिखा गया है वो इन विचारधाराओं के दबाव के बावजूद उनकी वजह से नहीं लिखा गया है। साहित्य की भूमिका को विचारधाराओं के दबाव में बहुत सार्थक दिशा प्रायः नहीं दी, अक्सर उसके स्वरूप को और उसके चरित्र को बाधित ही किया है। और उस प्रक्रिया में साहित्य का जो और कलाओं का जो नुकसान हुआ हो वो तो हुआ ही, राजनीतिक धाराओं का कोई ज्यादा लाभ हुआ हो ये भी नहीं, क्योंकि साहित्य से आप राजनीति का काम नहीं ले सकते, जैसे राजनीति से आप साहित्य का काम नहीं ले सकते, जैसे आप तलवार से सुई का काम नहीं ले सकते, जैसे आप सुई से तलवार का काम नहीं ले सकते। तो अलग अलग अनुशासनों और विद्याओं का अपना चरित्र होता है, और उस चरित्र को कुछ सीमा तक तो बदला जा सकता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं बदला जा सकता। संभवतः ये कहना अनुचित नहीं होगा कि 20वीं सदी के दौरान इस तरह के प्रयास किए गए, और उसमें कोई एक ही विचारधारा शामिल हो ऐसा नहीं है। हर तरह की विचारधारा, जो भी सत्ता में रही, जिन्होंने भी शासन किया, उन्होंने साहित्य और कलाओं के स्वभाव को, उनके चरित्र और उनकी भूमिका को अपनी ढंग से अनुशासित और नियंत्रित करने का प्रयास किया है। लेकिन इसके बावजूद ये भी सही है कि श्रेष्ठ साहित्य भी लिखा जाता रहा है। लेकिन अगर आप 21वीं सदी के इन 2 दशकों के इतिहास पर ध्यान दें तो एक बात मुझे लगता है कि जो खुलकर सामने आ रही है वो ये है कि उन ज्ञान के अनुशासनों ने, उन विचारधाराओं ने, जिन्होंने एक तरह से 20वीं सदी पर राज किया, साहित्य और कला से लेकर सारे अनुशासनों को अपने ढंग से चलाने की सफल या असफल कोशिश की, और जो एक लंबे समय तक ये दावा करती थी कि उनके पास समस्याओं का समाधान है, वो सारी विचारधाराएं 20वीं सदी समाप्त होते होते और 21वीं सदी के 2 दशकों में तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से अब ऐसा कोई दावा करने की स्थिति में नहीं। तो मित्रों, कई बार ये होता है कि सदी तो समाप्त हो जाती है, लेकिन हमारे सोचने विचारने का जो तरीका है वो पुराना तरीका चलता रहता है। अब ये जरूर है कि वो पुराना तरीका न तो उतना प्रभावी होता है, न वो
समस्याओं का, सामाजिक या किसी भी प्रकार की साहित्यिक समस्याओं का कोई सार्थक समाधान पेश कर पाने की स्थिति में होता है, लेकिन फिर भी हम उन्हीं विचारों से काम चलाते रहते हैं, वही जवाब देते रहते हैं, और अक्सर सवाल भी वही पूछे जाते रहते हैं। अब विडंबना ये है कि अगर सवाल नए नए पूछे जाएंगे, पुराने ही सवाल पूछे जाएंगे, तो ये तो बहुत आसान है और स्वाभाविक है कि जवाब भी पुराने मिलेंगे। लेकिन मुझे लगता है, शायद आप लोगों को भी लगता हो, कि 21वीं सदी के इन 2 दशकों ने ये बात तो स्पष्ट कर दी है कि अब उन विचारधाराओं का और उनके द्वारा प्रदत्त समस्या का समाधान पेश करने के दावों का औचित्य और उसकी सार्थकता बहुत गहरे संदिग्ध हो चुकी है। इसलिए अब न तो केवल वो जवाब सार्थक रह गए हैं जो पहले दिए जाते थे, वैसे जवाब तो अक्सर बड़ी जल्दी गलत हो जाते हैं। जवाब के साथ साथ वो सवाल भी अब उतने प्रासंगिक नहीं रह गए जो एक जमाने में बड़े प्रासंगिक और सार्थक माने जाते थे। इसलिए अब न केवल नए सवाल पूछने की जरूरत है, बल्कि उन नए सवालों के नए जवाब तलाशने और खोजने की भी जरूरत है। और ये बात केवल मैं समाज के संदर्भ में नहीं कह रहा हूँ, ये बात मैं साहित्य और कलाओं का जो आज का जो वर्तमान है, अपनी तमाम महत्वपूर्ण और महान उपलब्धियों के बावजूद जो साहित्य और कलाओं का जो आज का वर्तमान है और उसकी जो उपलब्धियां हैं, उसको ध्यान में रख करके कहें कि इसमें साहित्य और कलाओं की भूमिका और स्वरूप के बारे में भी 19वीं सदी से जिस ढंग से सोचने विचारने का सिलसिला शुरू हुआ था, वो 21वीं सदी में आकर लगभग अपनी सार्थकता खो चुका है। इसलिए नए सवाल और नए जवाब आने चाहिए। मुझे याद आ रहा है कि एक पाकिस्तान के बड़े मशहूर शायर हैं मुनीर नियाज़ी, और उनकी 2 पंक्तियां हैं जो इस बात को अपने ढंग से रखती हैं कि वो कहते हैं कि किसी को अपने अमल का हिसाब क्या देते, सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या देते। किसी को अपने अमल का हिसाब क्या देते, सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या देते। इसका मतलब यह है कि सवाल भी नए पूछने की जरूरत है। वो पानी सड़ गया, उसमें नए कमल क्या खिलेंगे, जो पहले से खिले हुए कमल हैं वो भी मुरझा रहे हैं। इसलिए उस पानी को बदलने की जरूरत है, विचार की उस परंपरा में बदलाव की जरूरत है, जिसका सूत्रपात 19वीं सदी में पश्चिम की ज्ञान परंपरा के साथ जुड़ करके हुआ, और जिसने हमें 20वीं सदी में अनुशासित किया, आदर्श के रूप में एक मॉडल हमारे सामने पेश किया, और कुछ अंशों में 21वीं सदी में भी वो चीजें घिसट रही। लेकिन इसमें अब कोई नवोन्मेष दिखाई नहीं पड़ता है। इसलिए मेरा ख्याल ये है कि साहित्य के स्वरूप और
साहित्य की भूमिका के बारे में भी नए सिरे से विचार करने की जरूरत है। अब जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि साहित्य के अंतर्गत मैं आलोचना को भी शामिल करता हूँ। तो जैसे साहित्य का स्वरूप बहुत कुछ पश्चिम से प्राप्त साहित्य की अवधारणा से अनुशासन प्रभावित रहा है। इसका ये कहने का मतलब बिल्कुल नहीं है मेरा कि हूबहू वही रहा है। वैसे ही हमारे यहाँ हिंदी में आलोचना का जो स्वरूप और चरित्र है वो भी काफी कुछ पश्चिमी परंपरा से अनुशासित होता रहा है। लेकिन समकालीन हिंदी आलोचना का जो परिदृश्य है उसको अगर देखें तो वहां पर बहुत सारे भ्रम और विसंगतियां आपको दिखाई पड़ती हैं। इसलिए मुझे लगा कि 2-3 मिनट में आगे बढ़ने से पहले, और मेरा ख्याल है कि 1 मिनट का समय है, 1 घंटे के अंदर अगर इस व्याख्यान को पूरा करना है तब भी हम थोड़ा सा इस बात पर विचार कर लें कि आलोचना क्या है, आलोचना से क्या आशय है, पश्चिमी परंपरा में आलोचना से क्या आशय है और भारतीय परंपरा में आलोचना से क्या आशय है। पहले हम पश्चिमी परंपरा में आलोचना का क्या रूप रहा है उसकी थोड़ी सी बहुत संक्षेप में चर्चा करते हैं। आलोचना के पश्चिमी परंपरा में आलोचना के कुछ रूप तो बिल्कुल स्पष्ट है, जैसे एक जिसको आप टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म कहते हैं या टेक्सचुअल स्कॉलरशिप। टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म का वो मतलब नहीं है जो अक्सर हिंदी में लिया जाता है। टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म का मतलब है कि पुराने साहित्यिक ग्रंथों को, पांडुलिपियों को खोजना, उनका एक प्रामाणिक और क्रिटिकल एडिशन तैयार करना और ये बताना कि इसमें से कौन सा पाठ ज्यादा प्रामाणिक है। पश्चिम में आलोचना का ये भी एक बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। हमारे यहाँ हिंदी में भी अगर आप ध्यान दें तो एक समय कुछ हिंदी के विद्वानों ने इस तरह का महत्वपूर्ण कार्य किया जिसमें माता प्रसाद गुप्त का नाम, परमेश्वरी लाल गुप्त का नाम और इस तरह के 2-4 लोगों का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। वासुदेव शरण अग्रवाल का नाम, जिन्होंने हिंदी के पुराने ग्रंथों को न केवल खोजा बल्कि बहुत परिश्रम करके उसके क्रिटिकल एडिशन भी तैयार की। अब इससे बड़ी विडंबना क्या होगी हिंदी आलोचना की कि आज कोई माता प्रसाद गुप्त नहीं लेता है। बहुत सारे लोग तो उनका नाम ही नहीं जानते। आज डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त का लोग नाम नहीं जानते, आज डॉक्टर किशोरी लाल का लोग नाम नहीं जानते। इन सभी विद्वानों ने बहुत परिश्रम करके हिंदी साहित्य के पुराने ग्रंथों की पांडुलिपियों का अध्ययन कर उनके प्रामाणिक पाठ तैयार किए थे। उसको हंसी में उड़ा दिया गया और हिंदी में एक शब्द चला इस टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म के लिए, पाठालोचन। यानी पाठालोचन करना जैसे एक बहुत बड़ा अपराध हो गया। तो वो पाठालोचन करता है जैसे उसने किसी का कत्ल कर दिया, उसको आलोचना में नहीं शामिल किया जाता है, नहीं माना जाता है, वो आलोचना नहीं। दूसरी चीज है जिसको अंग्रेजी परंपरा में आलोचना में कहा जाता है एनोटेशन, एनोटेटेड एडिशंस, जिसको अपने यहाँ हिंदी परंपरा में, भारतीय परंपरा में टीका कहा जाता है कि केशवदास के रसोत्प्रिया पर टीकाएं लिखी गई।
ये जो टीका है, जहां शब्दों का अर्थ समझाने का प्रयास किया जाता है, उसको अंग्रेजी में एनोटेशन कहते हैं। अंग्रेजी परंपरा में कि किसी रचनाकार की सभी रचनाओं का, कविताओं का, जो भी उसके ग्रंथ है, उनका सही सही अर्थ बता देना। और एनोटेटेड क्रिटिसिज्म में एक और भी चीज इसके साथ जोड़ दी जाती है, वो ये है कि इन रचनाकारों के बारे में जिन भी आलोचकों ने जो कुछ भी लिखा है, उसको भी वो कई बार उसी के साथ उसका महत्वपूर्ण अंश जोड़ देते हैं, लेकिन वो अलग चीज है। और जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है आलोचना में इंटरप्रिटेशन। किसी रचना की आप व्याख्या कैसे करें। हाँ, लेकिन एक बात मैं पहले जोड़ दूं कि जिसको एनोटेशन कहा जाता है अंग्रेजी आलोचना में, और जिसके लिए हमारी हिंदी परंपरा में टीका शब्द का चलन रहा है, उसको मैं बहुत ही महत्वपूर्ण, जरूरी और सार्थक कार्य मानता हूँ। और जो लोग ऐसा करते हैं उनके प्रति मेरे अंदर बहुत ही सम्मान करता है। बस ये जरूर है कि अगर ऐसा कार्य आप करते हैं तो किसी कवि या रचनाकार को ले लें और उसकी समग्र रचनाओं का इसी तरह से उसकी टीका अगर आप तैयार करते हैं, तो वो हिंदी के विद्यार्थियों के लिए और सभी के लिए बहुत ही उपयोगी कार्य होगा। तो ये जो एनोटेशन का कार्य है, जिसके लिए अपने यहाँ टीका शब्द का चलन है, वो बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। अब मैं इस पर फिर अभी थोड़ी देर वापस आऊंगा। और जो चौथा चीज कार्य है वो रिसर्च या शोध का कार्य है, जो कई बार टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म के साथ जुड़ जाता है और कई बार स्वतंत्र रूप से भी चलता है। ये चार चीजें हैं जो पश्चिमी आलोचना की परंपरा आलोचना के अंतर्गत मानी जाती हैं। इनमें से किसी एक को आलोचना नहीं कहा जाता है, इन सभी को आलोचना के अंतर्गत शामिल किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ हिंदी में विशेष रूप से विडंबना ये रही है कि कुछ लोगों को लगता है कि जिसको व्याख्या या इंटरप्रिटेशन कहते हैं, आलोचना सिर्फ वही है। यानी बैठे ठाले कोई एक कविता या कहानी आप उठा लीजिए और व्याख्या के नाम पर उसमें बात की खाल निकालते रहिए और कहिए कि यही आलोचना है, और इसके अतिरिक्त और दूसरे कार्य जो लोग कर रहे हैं वो बड़ा जघन्य अपराध कर रहे हैं, उनको राष्ट्रद्रोही की श्रेणी में डाल देने में कोई हर्ष नहीं है। ये समझ बिल्कुल गलत है और इसने हिंदी आलोचना का, हिंदी स्कॉलरशिप का बहुत नुकसान किया है। इसको जितनी जल्दी हो सके ठीक कर लेना चाहिए। जो अगली चीज है पश्चिमी आलोचना से होता है, वो ये है कि सैद्धांतिक आलोचना और व्यवहारिक आलोचना। कुछ लोगों का ख्याल है कि व्यवहारिक आलोचना तो ठीक है और साहित्यिक आलोचना तो बकवास, उसका कोई मतलब नहीं है। अब अगर आप और उसके तर्क हैं कि सैद्धांतिक आलोचना अगर व्यवहारिक आलोचना पर फलीभूत नहीं होती है, कोई सिद्धांतकार है सैद्धांतिक आलोचना के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण चिंतन कर रहा है, लेकिन अगर वो व्यवहारिक आलोचना के क्षेत्र में नहीं आता है, किसी रचनाकार के बारे में नहीं लिखता है, तो फिर वो आलोचक ही नहीं है। ऐसा ज्ञान किस काम का जो व्यवहार में न उतारा जा सके। अब मित्रों, तो इस तर्क से वो ज्ञान जिसको आप सैद्धांतिक आलोचना कहते हैं वो व्यर्थ। अब अगर आप थोड़ा सा सोचें
तो क्या ये कहा जा सकता है कि वो वैज्ञानिक जिसने हवाई जहाज की परिकल्पना की कि हवाई जहाज कैसे उड़ सकता है, एक वो वैज्ञानिक है, दूसरा वो इंजीनियर है जिसने इस परिकल्पना को यथार्थ रूप में परिवर्तित करने के लिए टेक्नोलॉजी विकसित करने में योगदान किया, और तीसरा वो टेक्नीशियन है जिसने इंजीनियर की इस प्रक्रिया में मदद की। क्या ये कहा जा सकता है कि केवल टेक्नीशियन महत्वपूर्ण, इंजीनियर महत्वपूर्ण नहीं है, वैज्ञानिक महत्वपूर्ण नहीं? क्या अगर या यदि आप ऐसा कह सकते हैं कि केवल टेक्नीशियन होना चाहिए, वैज्ञानिक और इंजीनियर की जरूरत नहीं है, तो फिर आपको यह भी बताना पड़ेगा कि वो टेक्नीशियन के पास जो ज्ञान है वो कहां से, वो भी किसी समय सोच विचार के प्रक्रिया में विकसित हुआ हो। और सबसे बड़ी चीज कि इसमें कोई वर्ण व्यवस्था नहीं लागू कर सकते हैं कि ये ज्ञान जो सिद्धांत के रूप में है वो व्यर्थ है और जो व्यवहार के रूप में है वही सार्थक। मुझे याद आ रहा है कि प्रसाद जी के एक नाटक में चाणक्य चंद्रगुप्त से संभवतः कहता है कि मैं बता तो सकता हूं कि ये कैसे किया जाए, लेकिन मैं ये कर नहीं सकता हूं। एक कोच या एक गुरु और एक शिष्य में, एक कोच और एक खिलाड़ी में जो संबंध होता है, वही संबंध कई बार सैद्धांतिक आलोचना और व्यवहारिक आलोचना के क्षेत्र में भी दिखाई पड़ता है या होना चाहिए। अब उसमें अगर कोई ये सोचे कि चाणक्य तो बेकार है, वैज्ञानिक की भी जरूरत नहीं है, सब कुछ टेक्नीशियन के सहारे हो सकता है, संभव किया जा सकता है, तो वो सोच एक तरह से ज्ञान विरोधी सोच है। क्योंकि विज्ञान के अनुशासन में भी, यहाँ तक कि गणित के क्षेत्र में भी आज की तारीख में जो सबसे उच्चतम धरातल पर शोध और रिसर्च हो रहा है, अगर आप गणित वैज्ञानिकों से पूछिए कि इसका व्यवहारिक उपयोग क्या है या भविष्य में इसका व्यवहारिक उपयोग क्या हो सकता है, तो वो भी स्वयं ये नहीं बता पाएंगे कि इसका व्यवहारिक उपयोग क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, कब होगा, वो भी नहीं बता पाएंगे। लेकिन जानते हैं कि ये ज्ञान बहुत जरूरी है। भविष्य में वो समय कब आएगा और कैसे आएगा उसकी कोई भविष्यवाणी तो नहीं कर सकता, लेकिन जिस परंपरा में और जिस सभ्यता में नॉलेज नहीं होता है वो आगे नहीं बढ़ती है। हिंदी की आलोचना की जो परंपरा है वो कई बार इसी तरह के कुछ अर्धकचरे ज्ञान से संचालित होती है और उसकी वजह से उसकी प्राथमिकताएं भी सही निर्धारित नहीं हो पाती। अब ये आलोचना शब्द है, अंग्रेजी में क्रिटिसिज्म के वजन पर हम लोगों ने आलोचना शब्द का हिंदी में इस्तेमाल करना शुरू किया। अन्यथा ये बताने की आवश्यकता तो संभवतः नहीं होनी चाहिए कि 20वीं सदी से पहले आलोचना शब्द का उस अर्थ में प्रयोग हमारी किसी भाषा में नहीं मिलता। में प्रभाकर जी गोचर हो रहे हैं, इसका मतलब है कि वो समय करीब आ रहा है जब इस व्याख्यान का अंतिम पड़ाव आ जाएगा। मैं दो तीन मिनट में पूरा कर रहा हूँ। तो आलोचना के लिए जैसे मैं कह रहा था कि आलोचना शब्द जिस रूप में हिंदी में आता है वो मुख्यतः अंग्रेजी के अनुवाद के, और ये कितना क्रिटिसिज्म के अनुवाद के पर्याय,
अब ये शब्द कितना अपर्याप्त है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आलोचना के लिए ही अंग्रेजी में कम से कम 4 या 5 शब्द, पूरक शब्द प्रयोग किए जाते हैं इस साहित्य के अध्ययन का बोध कराने के लिए। जैसे कहा जाता है कि बुक रिव्यू यानी पुस्तक समीक्षा भी आलोचना है। दूसरा जिसका लंबे समय तक प्रयोग होता रहा कि साहित्यिक आलोचना, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, वो भी आलोचना है। फिर एक और दौर आया 20वीं सदी में जिसको कहा गया लिटरेरी थ्योरी, साहित्य सिद्धांत, वो भी आलोचना है। और उससे पहले प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म की बात तो आ ही चुकी थी, लेकिन लिटरेरी थ्योरी तक ही ये बात नहीं रुकी। उसके बाद एक चीज और जुड़ी कि भाई इस झमेले से मुक्त होने का एक तरीका है कि हम कहें कि कल्चरल स्टडीज, इस साहित्य को संस्कृत के अध्ययन के साथ जोड़ करके देखा जाए। अब अगर अंग्रेजी में साहित्य के अध्ययन के लिए इस तरह से 4, 5 या 6 शब्दों का प्रयोग होता है तो ये कोई बहुत संतोष की बात नहीं है। और मैं बस समाप्त करने से पहले ये बात आपके सामने रख रहा हूँ कि अपनी भारतीय परंपरा में 2 शब्दों का चलन रहा है। काव्य शास्त्र से तो हम लोग वाकिफ ही हैं। काव्य शास्त्र यानी ऐसा शास्त्र जो काव्य का अध्ययन करता है, और काव्य का अर्थ अपने यहाँ केवल काव्य नहीं रहा। काव्य का मतलब समूचे साहित्य से भी लिया जाता रहा है, लेकिन इस भ्रम के निवारण के लिए कई बार साहित्य विद्या, साहित्य दर्पण, जैसे राजशेखर ने साहित्य विद्या कहा, साहित्य दर्पण और इस तरह के शब्दों का भी प्रयोग किया जाता रहा। संस्कृत के काव्यशास्त्र के आचार्यों ने भी, आधुनिक आचार्यों ने जिन्होंने काव्यशास्त्र पर पुस्तकें लिखी हैं, जैसे गणेश त्र्यंबक देशपांडे की पुस्तक का तो नाम ही है भारतीय साहित्य शास्त्र। तो अगर आप भारतीय परंपरा में साहित्य के अध्ययन के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द पर ध्यान दें तो मुझे लगता है कि साहित्य शास्त्र सबसे उपयुक्त शब्द, ऐसा शास्त्र जो साहित्य का अध्ययन करता है। जैसे दूसरे शास्त्र हैं, अर्थशास्त्र है जो अर्थ का अध्ययन करता है, समाजशास्त्र है समाज का अध्ययन करता है, वैसे ही साहित्य का जो अध्ययन करे उसको आप साहित्य शास्त्र कहिए। क्या जरूरी है कि पश्चिम के द्वारा दिए गए शब्दों का हम आंख मूंद कर नकल करें, जबकि हमारे यहाँ उसके लिए पश्चिम से ज्यादा बेहतर और सार्थक शब्द मौजूद है। तो मैं अपनी बात यहाँ समाप्त करूंगा कि साहित्य के अध्ययन का, साहित्य के अनुशासन का, साहित्य की विद्या का अध्ययन करने वाले शास्त्र को अगर हम साहित्य शास्त्र कहें तो शायद ये आलोचना कहने से ज्यादा बेहतर है। और दूसरी बात जिसकी मैं चर्चा करना चाहता था, लेकिन क्योंकि वो समय पूरा हो गया है इसलिए उस पूरे प्रसंग को मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन जिसकी ओर मैंने संकेत किया कि न तो राजनीति के क्षेत्र में, न तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, और न तो संस्कृत और साहित्य के क्षेत्र में वो सिद्धांत और आदर्श और विचारधाराएं जिन्होंने 20वीं सदी में हमें रास्ता दिखाया था अब बहुत कारगर साबित हो रहे हैं। अब ये अलग बात है कि कुछ लोग पुराने से काम चलाने के इतने अभ्यस्त हो जाए या हो जाते हैं कि
उसको छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे, और इसीलिए मैंने इस व्याख्यान की शुरुआत में भारतेंदु का नाम लिया था, कि जैसे 19वीं सदी में एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट हुआ था साहित्य और समाज के स्वरूप और उसकी भूमिका और उसकी सार्थकता के प्रसंग में, वैसे ही 20वीं सदी के इन 2 दशकों के बाद ये बहुत जरूरी है कि साहित्य और संस्कृत के क्षेत्र में भी एक नए उन्मेष की बात की जाए। ये बात साहित्य से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन सबको करनी चाहिए। कविता, कहानी, उपन्यास लिखने वाले लोगों को भी करनी चाहिए। और शायद इसका एहसास ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है। वो कौन सी परिस्थितियां हैं जो अब उस पुराने साहित्य को, 20वीं सदी में जिस ढंग से साहित्य लिखा जाता था, उस ढंग से अब 21वीं सदी में लंबे समय तक आप साहित्य लिखकर उसकी सार्थकता को प्रमाणित नहीं कर पाएंगे। ये एक बड़ा सवाल है। इसका जवाब सभी को खोजना पड़ेगा, लेकिन इसका जवाब मुझे लगता है कि सबसे पहले साहित्य के आलोचकों को देना चाहिए। कुछ बातों की ओर मैंने संकेत किया, कुछ बातों का संकेत मैं इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि ये समय पूरा हो गया। तो एक तरह से ये मेरे व्याख्यान का पूर्वार्ध यहाँ पर समाप्त होता है। अब उत्तरार्ध, जैसा कि प्रभाकर जी कह रहे थे कि बाद में संभवतः ये योजना है कि ये व्याख्यान वो लिखित रूप में छापेंगे। तो जब वो लिखित रूप में छापने की नौबत अगर आई तो वहाँ वो जो उत्तरार्ध है जो मैंने पूरा छोड़ दिया, उस उत्तरार्ध को भी मैं शामिल कर दूंगा। मेरा ख्याल है कि प्रभाकर जी मेरा कुछ सवालों के साथ स्वागत करने के लिए तत्पर है। आइए। सर अपना फोन म्यूट कीजिएगा, प्रभाकर सर। कर लिया जी। हम बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे विषय में जो 2 बिंदु आपने बताया कि कैसे ये पूर्वार्ध है, उत्तरार्ध में बातचीत होगी, लेकिन बहुत सारी नई बातें आपने इसमें बताई और उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक तो ये कि साहित्य की जो विद्याएं हैं या जो अनुशासन है जो 20वीं सदी में जिस तरह से विकसित हुआ, उसी टूल से 21वीं सदी में उसको नहीं देखा जा सकता। अब चीजें बदल गई हैं। और एक खास बात बार बार आप उसकी तरफ इशारा कर रहे थे, मुझे लगता है उसको विकसित करना चाहिए हमें, कि जो पाठालोचन और टीका परंपरा है और शोध कार्य जिसको हिंदी आलोचना से लगभग बहिष्कृत कर दिया गया है, उसको मुख्य स्ट्रीम में कैसे ले आया जाए। इस पर कुछ आपने कुछ बड़े विद्वानों के नाम भी बताए, माता प्रसाद गुप्त, परमेश्वरी लाल, वासुदेव शरण अग्रवाल, किशोरी लाल, इन लोगों का। ये बहुत सारी बातें हैं। और एक खास बात की हिंदी आलोचना में आलोचना से बेहतर शब्द है साहित्य शास्त्र, इसका प्रस्ताव आपने किया, तो ये विमर्श का विषय है। और मुझे लगता है नवोन्मेष के साथ, नई चेतना के साथ इस पर हमें विचार करना चाहिए। मुझे लगता है एक सवाल जो विद्यार्थियों की तरफ से भी है, और सवाल बहुत सारे हैं क्योंकि बहुत सारे बिंदु अभी बाकी हैं लेकिन कुछ मौलिक स्थापनाएं जो आपने दी हैं वो खास हैं। तो ये जानना चाहते हैं आपसे बड़े संक्षिप्त रूप से कि हिंदी आलोचना में जो 20वीं शताब्दी है उसमें अगर आपको कुछ प्रस्थान बिंदु स्पष्ट करने हुए कि हिंदी आलोचना के ये प्रस्थान बिंदु हो सकते हैं आलोचकों के तरफ से, आलोचकों के तई, तो वो आप थोड़ा संक्षिप्त में बता दें। शेष बातें बाद में हम करेंगे इस विषय पर। आपने बहुत सारे नए स्रोत की तरफ इशारा कर दिया है कि जो पढ़ें हम उसको समझें और आलोचना की सरणियों के बारे में बात करें, लेकिन ये प्रश्न है, इस पर संक्षिप्त आप अगर विचार प्रकट करें तो बेहतर होगा। 20वीं सदी में आलोचना के प्रस्थान बिंदु कहाँ कहाँ दिखाई देते हैं आप? जी सर। जैसे मुझे लगता है कि 2 लोगों का नाम तो बहुत ज्यादा आवाज शायद प्रभाकर जी तो
मैं ये सोचता हूँ कि दो लोगों का नाम 20वीं सदी के आलोचकों में, वैसे तो 4 लोगों का नाम ज़रूर लिया जाना चाहिए, लेकिन 2 का मैं पहले नाम लेता हूँ। एक और वो मैं ही क्या, कोई भी लेगा। एक तो रामचंद्र शुक्ल और दूसरे हजारी प्रसाद द्विवेदी। 2-2 वाक्य इन दोनों लोगों के बारे में। द्विवेदी जी मुझे मेरे लिए इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कि वो पारंपरिक अर्थ में वो आलोचक नहीं, जिसको आप एक, अगर आप अंग्रेजी शब्द का ही इस्तेमाल करने का बहुत ज़्यादा शौक हो, तो वो एक कल्चरल क्रिटिक या कल्चरल स्कॉलर। वो संस्कृत के बहुत सारे रूपों को, जिसमें साहित्य भी है, एक साथ अध्ययन करते हैं, उसको साधने का उपक्रम करते हैं। और यही नहीं, वो पश्चिम के सौंदर्य शास्त्र की वजन पर एक वैकल्पिक लालित शास्त्र भारतीय परंपरा से निकाल करके लालित शास्त्र की भी प्रस्तावना करते हैं, जो मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण। और उस प्रसंग में उनके जो अधूरे निबंध हैं वो, और कालिदास की लालित योजना, मेरे दृष्टि में ये 2 महत्वपूर्ण ऐसे ग्रंथ हैं जिन पर नए सिरे से विचार कर हम कुछ भारतीय परंपरा की आलोचना दृष्टि के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु रेखांकित कर सकते हैं, जिनके बारे में उस तरह से चर्चा नहीं की। और दूसरा रामचंद्र शुक्ल। और शुक्ल जी का एक बड़ा मशहूर वाक्य है, हिंदी का हर विद्यार्थी उसको दोहराता है, लेकिन मुझे गहरा संदेह है कि उसका अर्थ कितने लोग समझते हैं। हृदय की मुक्तावस्था का नाम रस दशा है। जैसे ज्ञान की मुक्तावस्था की बात की, वैसे ही रामचंद्र शुक्ल हृदय की मुक्तावस्था की बात करते हैं। बुद्धि की मुक्तावस्था, बुद्धि की और हृदय की। अभी हृदय की मुक्तावस्था क्या है? अब इसकी आप तब तक व्याख्या नहीं कर सकते जब तक आप भारतीय दर्शन परंपरा में दीक्षित नहीं। ये हृदय की मुक्तावस्था लगभग वही चीज है जिसको अभिनव गुप्त ने सहृदय के प्रसंग में जिसका उल्लेख किया था, और ये कहा था कि सहृदय का मन मुकुर वैसे ही प्रांजल हो जाता है, उज्जवल हो जाता है साहित्य के संस्कार से। इसमें कोई भी चीज जैसी है वैसे ही प्रतिबिंबित होती है। अब अगर आप भारतीय दर्शन परंपरा पर ध्यान दें, तो रामचंद्र शुक्ल इस एक वाक्य के माध्यम से साहित्य के अनुशासन के लिए और साहित्य की विद्या के लिए, साहित्यकार के लिए एक बहुत बड़ा अनुशासन खड़ा करना है कि साहित्य के क्षेत्र में आपकी साधना तभी पूरी होगी जब आप जितने भी सांसारिक आपकी अस्मिता के पहचान के रूप, वो चाहे जाति का हो, चाहे वो धर्म का हो, चाहे वो सत्ता का हो, चाहे वो पद का हो या आयु का हो, उनको आप हटा देंगे। और ये बात आप देखिए कि न केवल रामचंद्र शुक्ल के यहाँ है, लगभग यही बात अपने ढंग से कबीर भी कहते हैं, यही बात अपने ढंग से रैदास भी कहते हैं। ये सामाजिक अस्मिता से जुड़ी हुई जो पहचान के जो रूप है, और जो तमाम तरह की भिन्नताओं और भेदभाव को जन्म देती है, उनको जब तक आप नहीं हटाएंगे तब तक आपकी साहित्य साधना नहीं पूरी होगी। आखिरी बात कहने का मतलब ये कि कला के क्षेत्र में, साधना के क्षेत्र में तो कहीं ना कहीं आपको समानता की भूमि पर आना ही पड़ेगा। सामाजिक जीवन में अगर आप बनाए भी रहें भिन्नता को, भेदभाव को,
तो कला की साधना सही अर्थों में तब तक नहीं पूरी होती जब तक आप समानता की भूमि पर नहीं पहुंचेंगे। यही अपने यहाँ, इसी को अपने यहाँ संन्यास भी कहा गया है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये दो लोग बहुत महत्वपूर्ण हैं और इनके यहाँ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर नए ढंग से विचार करने की जरूरत है। दो का मैं नाम लेकर के छोड़ देता हूँ, उसकी चर्चा फिर कभी करेंगे, यानी रामविलास शर्मा और नामवर। ये चार मुझे लगता है हिंदी आलोचना के बड़े स्तंभ हैं, प्रकाश स्तंभ हैं 20वीं सदी के, जिन पर हमें बार बार वापस जाना पड़ेगा और वहां से नई दृष्टि अर्जित करनी पड़ेगी। अब आप अपना माइक खोलिए, तब आवाज आएगी। आवाज नहीं है। की जमीन को कैसे समझें, इस पर जो आपने बातचीत की वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम इस पर विचार करेंगे और इन सरणियों पर विचार करेंगे, इन सारे तत्वों पर नए सिरे से अनुसंधान करेंगे और फिर श्रृंखला आगे बढ़ेगी इस तरह से आलोचना की है जमीन की। तो मैं इस व्याख्यान के लिए आपको वाणी डिजिटल मंच की तरफ से और अपनी ओर से बहुत आभार प्रकट करता हूं, हृदय से आभार प्रकट करता हूं और संवाद का यह सिलसिला इसी तरह से कायम रहे। धन्यवाद। अदिति जी।